Hello friends, क्या हाल चाल? I hope you people are fine, taking care of your health, and I'm doing great. I'm CS Sachin Gupta, your friend, philosopher, and guide for the subject of taxation. So friends, tax is one of the most easiest and the most scoring subject. I would say like this. It is a very easy and a scoring subject. लेकिन इसको इजी और स्कोरिंग बनाने के लिए हमारी इंटेंशन आगे के लेक्चर्स में ये रहेगी कि हम अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा जोर लगाएंगे, रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं लगाएंगे. तो माय अप्रोच इन टीचिंग यू टैक्सेशन विल बी टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. कुछ जरूरत होती है जब ये आविष्कार होता है. तो ऐसे ही लॉ पढ़ने से पहले, क्योंकि टैक्स इटसेल्फ इज अ लॉ, तो इसको पढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो प्रॉब्लम क्या थी. कि अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तो प्रोविजन को समझने में आसानी होगी. तो इंटेंशन विल बी अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड फ्रेंड्स, क्लास के अंदर ही आई विल बी गिविंग यू द नोट्स, यस, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स. मैं आपसे ये आशा रखता हूं कि हाथों हाथ आप जैसे क्लास चल रही होगी आप नोट्स को लिखते रहेंगे. साथ में आपको हमारी बुक्स भी मिलेंगी, वो मिल गई होंगी, उनको भी रेफर करेंगे बीच बीच में. लेकिन हमारी इंटेंशन ये रहेगी कि हम क्लास में ही अपने हाथ से नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज ना आदमी भूलता नहीं है. दैट इज द पॉइंट. थर्ड, आपको बुक्स के साथ ही क्वेश्चंस मिलेंगे. वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे क्लासेस के अंतर्गत, और कुछ क्लास में ही क्वेश्चंस की हम न्यू क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस करेंगे. और सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम से पहले हमेशा की तरह मेरा रिवीजन लेक्चर्स या तो लाइव बेसिस पे या रिकॉर्डेड बेसिस पे आपको भी प्रोवाइड होंगे. तो अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारे 150 नंबर आ जाएंगे. सॉरी, 150 नंबर नहीं, 100 नंबर आ जाएंगे. उससे ज्यादा की हमें उम्मीद नहीं है. तो दोस्तों, इंटेंशन मैंने आपको पहले ही बता दिया. टेक्स्ट पढ़ने की यही रहेगी कि हम उसके ए बी सी पर पहुंचे. अगर हम उस पर पहुंच गए तो ये जर्नी है हमारी टेक्स्ट की बहुत ही अच्छी और सुखद रहने वाली है. तो आज की जो क्लास है, जो आपकी आज पहली क्लास है, आप पहली बार मुझे इस मोड में देख रहे होंगे, तो या मुझे पहले भी देखा होगा. तो आज हम करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नींव डालने वाले हैं हम आज, फाउंडेशन डालने वाले हैं. क्योंकि अगर अच्छी फाउंडेशन बनती है ना तो इमारत भी अच्छी रहती है. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम क्या करने वाले हैं, कुछ अहम बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. उसके बदौलत आप आगे के जर्नी आपको समझ आएगी. पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्स? हाँ जी, आपने सुन रखा होगा ए टैक्स, बी टैक्स, सी टैक्स, बहुत टाइप के टैक्सेस होते हैं. टैक्स होता क्या? हाँ जी, टैक्स होता है जी कंपल्सरी चार्ज levied by the government under any law. दोस्तों, टैक्स की डेफिनेशन याद करिएगा. टैक्स कंपल्सरी चार्ज है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है किसी भी कानून के अंतर्गत. फ्रेंड्स, कंपल्सरी से हमारा मतलब ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी होता है. मैंडेटरी यानी कि ये आपकी चॉइस पे नहीं है. अगर आप टैक्स के दायरे में आ गए तो आपको देना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते. ये कोई आपका फेवरेट फूड नहीं है कि लॉकडाउन हो गया आपने नहीं खाया, बाकी देखिए. चार्ज का मतलब जो होता है, जो आप पे लगाया जा रहा है, ये मॉनेटरी चार्ज होता है. राजा रजवाड़ों के टाइम पर ना लगान लगाया जाता था. उस वक्त किसान फसल का हिस्सा सरकार को दे देता था, क्योंकि वहां पर करेंसी का प्रचलन नहीं था.
जो नाचने वाला है वो राजा के दरबार में जाके एक नाच की परफॉर्मेंस, डांस की परफॉर्मेंस दिया था। कुम्हार जो घड़े बनाता था वो राजा को घड़े दियाता था। तो उस प्रकार से इन काइंड होता था। लेकिन जब करेंसी आ गई है तो ये नहीं कि मैं जाके राजा के बच्चों को पढ़ा के आऊंगा टैक्स, मैं करेंसी के रूप में कैश हो, चेक हो, डिमांड ड्राफ्ट हो, ऑनलाइन पेमेंट्स हो, वो कर दूंगा। तो जो टैक्स होता है वो मैंडेटरी है और मॉनेटरी है। इट्स नॉट कि आप किसी को झप्पी देकर आप टैक्स की अदायगी कर सकते हो, नहीं। लेवीड बाय द गवर्नमेंट, इसका जो लगाने का पावर है वो सरकार के पास है। सरकार या तो राज्य सरकार हो सकती है या केंद्रीय सरकार हो सकती है। तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो कुछ टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कौन से टैक्सेस सेंटर के पास है, कौन से टैक्सेस स्टेट के पास है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7th शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट्स हैं। 3 लिस्ट्स हैं, 3 लिस्ट बनाई गई है। कैटेगरीज कह लीजिएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून ला सकती है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात समझाऊं, घर के अंदर माता पिता, कुछ कार्यक्रम माता जी के होते हैं, कुछ कार्यक्रम पिताजी के होते हैं। क्या मतलब? कुछ काम फादर करेंगे, कुछ काम मदर करेंगी, और कुछ काम जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पर दोनों करेंगे मिलजुल कर। इनफैक्ट आपने भी शेयर किया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने भी किया था घर का काम, तो भाई अभी तक याद है, जिंदगी में नहीं किया। तो यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उस पे कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जो कानून है उस पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कानून लाने की। और जो कॉन्करेंट CONCURRENT कॉन्करेंट लिस्ट में आइटम्स हैं उस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारें लॉ ला सकती हैं। तो यानी कि जो लॉ लाने की पावर है या कानून बनाने की पावर है, हमारे संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दी। केंद्र सरकार यूनियन लिस्ट के आइटम्स पे लॉ लाएगी, राज्य सरकार स्टेट लिस्ट के आइटम्स पे लॉ लाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पे दोनों सरकारें मिलजुल के लॉ ला सकती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एजुकेशन, मैरिज, ये 2 टॉपिक, और भी टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो शिक्षा और शादियों पे अगर कोई प्रतिबंध लगाना है, कोई लॉ लाना है, तो राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ला सकते, सेंट्रल और स्टेट को। चलिए, तो टैक्स कौन लगाएगा? सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट, कानून बनाने की पावर उनके पास है। अंडर एनी लॉ टैक्स मुजमानी नहीं होगा, वो रिटर्न फॉर्म में होगा और अप्रूव्ड होगा सरकार द्वारा, जब ही तो लॉ बना। क्योंकि भाई कल मोदी जी फोन करके बोल दें कि भाइयों और बहनों, मित्रों, कल से ये आपको टैक्स देना है, कोविड टैक्स देना है, हर इंसान को देना है 100-100 रुपए का। आप डोनेशन के लिए तो मांग सकते हो, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आप बोलोगे कोविड टैक्स का कोई कोविड एक्ट है क्या, कोई लॉ बना हुआ है क्या? तो लॉ पहले लाना पड़ेगा, फिर टैक्स लगेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ भी होगा उसके पीछे कोई रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, वो रिटर्न होगा और अप्रूव्ड होगा एक प्रोसीजर से। हाँ, वो जो अप्रूवल का प्रोसीजर है कोई ना कोई फॉलो किया गया होगा। तो ऐसे टैक्स लगाने के पीछे कोई ना कोई लॉ होगा। और रिटर्न फॉर्म ऑफ लॉ एंड अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ लॉ इज नोन एज एक्ट। एक्ट ही तो होता है वो। अगर यानी कि इनकम टैक्स लॉ के पीछे होगी इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आपसे कोई बोले इनकम टैक्स कहां लगाया जाएगा, आप बोलोगे जी इनकम टैक्स के लॉ में लिखा होगा। और इनकम टैक्स का लॉ कहां होगा? इनकम टैक्स एक्ट में होगा। जैसे चालान काटे जाते हैं, पुलिसमैन अंकल काटते हैं, वो मोटर व्हीकल लॉ में होगा। मोटर व्हीकल लॉ में हो सकता है 5-6 एक्ट्स हो। देखो समझे, लॉ एक वाइडर टर्म है ना। एनवायरमेंटल लॉज, अब मैं बोलूं लेबर लॉज, तो लेबर लॉज के अंदर क्या होगा? लेबर की बहुत सारी एक्ट्स आएंगे, उसमें प्रोविडेंट फंड एक्ट भी आएगी,
वेजेस एक्ट भी आएगी उसके अंदर अभी ग्रेच्युटी एक्ट भी आएगी। समझिए मेरी बात। अगर मैं बोलता हूं टैक्स लॉज तो उसमें बहुत सारे टैक्स आएंगे। मैं बोलूं इनकम टैक्स लॉ तो उसमें तो इनकम टैक्स एक्ट ही आएगी। बात समझने की कोशिश करो। तो दोबारा से रिपीट करते हैं। टैक्स क्या है? मैंडेटरी ऑप्शनल है? मैंडेटरी। चार्ज है मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? जी मॉनेटरी। सरकार लगाती है, गैर सरकारी संस्थाएं भी टैक्स लगाती हैं। बीड़ू तेरा गेम बजा देंगे, टैक्स दे दे ये वाला। वो टैक्स नहीं है, वो हफ्ता है और वो सरकार नहीं लगाती। आप चैलेंज कर सकते हो लेकिन हिम्मत नहीं होती किसी में, वो बात अलग है। लेकिन कानून के बाद जाके आप बोल सकते हो, तो वो गैर कानूनी है। टैक्स कानूनी होता है। तो कानून कौन बनाएगा? या तो राज्य सरकार का टैक्स होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अंडर एनी लॉ कोई भी टैक्स ज्यादातर राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी तो किसी कानून के अंतर्गत लगाएगी, और वो कानून के पीछे कोई ना कोई एक्ट होगी, और एक्ट के पीछे कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। तो मैं अब आपको थोड़ी सी अहम बात बता रहा हूं, लॉ वर्सेस एक्ट। नाउ व्हाट इज लॉ? लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो रिटन फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिटन फॉर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट। मैं एक छोटा सा आपको समझाने की बात बताता हूं। मेरी क्लासेस हो रही हैं, फेस टू फेस हो रही हैं, बच्चे उसमें बहुत शोर मचा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। आजकल के बच्चे वैसे हो गए सारे बदमाश, लेकिन मान लो ये कर रहे हैं। तो मेरे मन में आया कोई ना कोई कानून होना चाहिए, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कब कब क्लास में आ जाए, क्लास में चला जाए, शोर मचाए, सीटी बजाए, ऐसा अलाउड ही नहीं होना चाहिए। तो हमने मैनेजमेंट से बात करी और बोला कि कोई ना कोई कानून होना चाहिए। लेकिन ये लॉ हो गया, लेकिन अब कानून कैसे होगा? उसके लिए कोई प्रक्रिया हमें चाहिए होगी, कोई बुक बना के रखनी पड़ेगी, रूल बुक, जिसमें रूल नंबर 1, एक्ट, ये सेक्शन नंबर 1, ये सब चीजें लिखी हुई होंगी। उस बुक बनाने के लिए हमें 5-6 काम करने पड़ेंगे, मीटिंग्स बुलानी पड़ेंगी मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की, कंपनी की, उनको अपनी प्रॉब्लम्स रखनी पड़ेंगी। फिर वो एक ड्राफ्ट रेडी करेंगे कि चिल्ड्रन विल, क्लास अगर 10 से 12 की है, चिल्ड्रन विल कम एट 10 o'clock एंड विल नॉट लीव बिफोर 12 until unless बहुत सीरियस बात हो, will not make any noise. If they make noise, they will be thrown out of the class and a fine of 1000 rupees will be levied. कोई डायरेक्टर इसको अप्रूव करेगा, कोई डायरेक्टर कहेगा कंपनी का, मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो कोई कहेगा जी ना हम तो नहीं मानते इस बात को। हाँ, फिर हम वोटिंग करवाएंगे उस रूल्स के ऊपर, ये जो हमने बनाए हैं। मेजोरिटी ने कहा यस, तो हम उसको पास कर देंगे, कंपनी का जो ऑफिशियल है वो साइन कर देगा उसके ऊपर, और मान लेंगे कि हमारी रूल बुक बन गई, और उन बुक्स को छाप देंगे किताब के रूप में, और अपने बच्चों को भी प्रोवाइड कर देंगे, और एक हम अपनी क्लास में भी रख देंगे। हम उसका पीडीएफ भी बना लेंगे, ऑनलाइन भी भेज देंगे। अब क्या हो गया दोस्तों? तो कानून जो हमने बनाया वो लागू हो गया, क्योंकि अगर हम वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते, बच्चों को बोलते रहते बेटा शोर ना बचाओ, शोर ना बचाओ, शायद ही कोई उसका पालन करता। और वो जो हमने रूल्स बना लिए, हमने दरबान को भी बता दिया, अपने ऑफिसर स्टाफ को भी बता दिया, जो बच्चा उल्लंघन पाए जाए आप वसूल लेना, उससे 2 थप्पड़ भी मार देना। थप्पड़ नहीं मार सकते आजकल के बच्चों को, वो बात अलग है। तो इसी प्रकार से अगर हम टैक्स पढ़ेंगे तो कोई ना कोई कानून के अंतर्गत होगा, और कानून के पीछे कोई ना कोई प्रोसेस होगा जो एक्ट बन गई होगी। अच्छा, तो अगर मान लीजिए एक्ट बनानी है, मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे एक्ट बनानी है, सरकार को बनानी है, अब मेरी बात छोड़ दो, हमें अपनी क्लासेस की एक्ट बनानी है वो छोड़ दो, अब एक्ट बनानी है तो हम क्या करें? सबसे पहला काम क्या होता है, सुनिएगा। गवर्नमेंट को कोई मुद्दे पर कानून लाना है, जैसे ब्लैक मनी पे आज से 5-6 साल पहले की बात है, जब वो कौन थे वो, हमारे नाम भूल रहा हूं मैं, अन्ना हजारे जी, वो लोकपाल के ऊपर कानून लाना चाहते थे, सड़कों पे अनशन हो रहा था, तो सरकार ने कहा सड़कों पे नहीं कानून बनता, कानून के लिए प्रोसीजर रहता है, आप डिस्कस करो। तो सबसे पहले हाउ टू फॉर्म अ लॉ कैसे बनाया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले एक बिल लाया जाएगा। बिल क्या होता है? एक ड्राफ्ट होता है, रफ आइडिया होता है कि हम इस तरीके से चीजें लेके आना चाहते हैं।
किस पे ये लागू होगा, कितनी फाइन होगी, कितनी पेनल्टी, बिल को लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा में वो हमारे सांसद होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो चुन के आते हैं, 540 हैं शायद हमारे देश में। फिर राज्यसभा में रखा जाता है। लोकसभा में फिर डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज वोट करती हैं। इसी प्रकार से राज्यसभा में भी डिस्कशंस होती हैं और वहां पर वोटिंग होती है, और फिर वो चीज पहुंचती है हमारे माननीय प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब उस पे अपने हस्ताक्षर कर दें, अपनी एसेंट दे दें, तो फिर वो बिल बन जाता है एक्ट। तो यानी कि जो हमें कानून लाना था वो शुरू हुआ बिल से। हाँ जी बिल्कुल, कानून जो लाना था शुरू हुआ बिल से और खत्म हुआ एक्ट पर, और जब वो एक्ट बन गया तो हमारे देश में वो एप्लीकेबल हो गया। ये कानून बनाने की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून था, केंद्र सरकार का, जो एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया। अब तो आर्टिकल 370 हट गया, तो पहले तो यह था कि कश्मीर में जब लागू होगा जब कश्मीर सरकार की अनुमति हो। अब तो आर्टिकल 370 है ही नहीं, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी देश में लागू हो जाएगा अगर प्रेसिडेंट साहब ने उसको साइन कर दी। अच्छा, अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ लाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रोसेस मिलता जुलता है, वो भी बिल लाएगी। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल साहब हो गए, और हरियाणा की बात करें खट्टर साहब हो गए, यूपी की बात करें तो योगी सरकार हो गई, है ना, पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो गए। तो स्टेट गवर्नमेंट कानून लाएगी तो सबसे पहले बिल लाना पड़ेगा। बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा होता है ना स्टेट लेजिस्लेचर, वैसे कहीं कहीं जगह विधानसभा, विधान परिषद को विधानसभा कहा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, गवर्नर के पास जाता है साइन होने के लिए। तो केंद्र सरकार के जो कानून है वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, और राज्य सरकार के गवर्नर के पास। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त अथॉरिटी है। तो यहां पर डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए स्टेट असेंबली कह लीजिए, और फिर वो बन जाता है एक्ट। और ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट एप्लीकेबल इन स्टेट होता है, एप्लीकेबल इन स्टेट होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के कानून है वो स्टेट में लागू होंगे। हमारे सिलेबस में जब हम सीए करते हैं, सीएस करते हैं, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, वो स्टेट लेवल एग्जाम्स नहीं होते। जितने भी हम कोर्सेज करते हैं, दीज आर नॉट स्टेट लेवल एग्जाम, दीज आर सेंट्रल लेवल एग्जाम्स, पूरे देश में होते हैं। तो ज्यादातर हमारे कभी भी सिलेबस में स्टेट लेवल की एक्ट्स नहीं होती कि दिल्ली की कोई एक्ट आ जाए। हाँ, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो, उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हो तो दिल्ली की कोई एक्ट आ सकती है। तो जनरली हमारे जो एग्जाम्स, प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, इसमें सेंट्रल एक्ट्स सिलेबस में आती है, चाहे टैक्स का संबंधित हो या कोई और संबंधित। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रोसेस मिलता जुलता ही है, और फिर ये जो एक्ट बन जाती है एप्लीकेबल हो जाती है स्टेट में। समझ आ गई बात? तो एक बार फिर रिवाइज करिएगा। टैक्स क्या चीज है जी? सर मस्त चीज है। अरे वो तो है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, मॉनेटरी है, सरकार लगाती है किसी ना किसी कानून के अंतर्गत, और कानून की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के पास है, और उसका एक प्रोसीजर है। और जब तक एक्ट नहीं होगी, कानून नहीं होगा तो वो एप्लीकेबल देश में कैसे होगा? फिर टैक्स देगा नहीं कोई। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर two forms of taxes? What are two forms of taxes? टैक्सेस के ना दो मेजर कैटेगरीज हैं। यस, हम टैक्सेस को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। तो वी कैन डिवाइड टैक्सेस इनटू टू, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको समझाऊं तो इंसिडेंस
एंड इम्पैक्ट ऑन सेम पर्सन, जिसकी करनी उसकी भरनी, सीधी सी बात मैं ये बोलता हूं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पर्सन, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पर्सन, या इसको आप कह सकते हैं इम्पैक्ट का मतलब होता है जिस पे लगाया गया, और इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? उसको शिफ्ट कर दिया, तो जिस पे लगाया गया था और जो बियर कर रहा है, तो इंसिडेंस जो उसको बियर कर रहा है, लेवी जिस पे इंपैक्ट है, तो इंसिडेंस किस पे है? बॉर्न, जो बियर करेगा, टैक्स को बियर करेगा, अभी समझाता हूं, और इंपैक्ट मतलब लेवी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। हमारे रामलाल साहब हैं, रामलाल साहब हैं, वो बिजनेस करते हैं लाजपत नगर में, और जूतों का शोरूम है। उनकी टर्नओवर आई है 50 लाख रुपए, एक्सपेंसेस आए हैं लगभग 30 लाख रुपए, और उनका नेट प्रॉफिट आया है 20 लाख रुपए। रामलाल साहब हैं, नेट प्रॉफिट आया है 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख रुपए में से कुछ हिस्सा घर के लिए निकालते हैं, होम, अपनी भाग्यवान मेहरबान कदरदान उनके लिए, तो उनको देते हैं अप्रॉक्स 10 लाख रुपए हाउस होल्ड खर्चों के लिए। उसमें क्या होगा? एजुकेशन होगी बच्चों की, उससे बिल्कुल सही। सिक्योरिटी, घर की सिक्योरिटी विक्योरिटी, बिल्कुल सही। और हेल्थ के खर्चे घर में, खाने पीने लगा लो, डॉक्टर दवा इत्यादि। अच्छा जी, और घर में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर घर का मीन्स जो घर, कभी कोई वॉशिंग मशीन है, कुछ है, चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। और राशन के खर्चे और फूड एंड बेवरेज, इस टाइप के खर्चों के लिए वो देते हैं। अब सरकार कहती है भाई तुम्हें अपने घर की तो चिंता है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की सिक्योरिटी, तुम तो उनको पाल लोगे, लेकिन जो गरीब आदमी है जिसका कोई बिजनेस नहीं है, उसके बच्चों की सुरक्षा, उसके बच्चों की हेल्थ, उसके बच्चों का खाना पीना, क्या पोषण, तुम तो पढ़ा लोगे पब्लिक स्कूलों में, गरीब बच्चे का क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये जो 20 लाख रुपए है ना, घर ले जाने से पहले इसमें से एक हिस्सा हमारे लिए रिटेन करो और हमें जमा करवाओ। यस, घर ले जाने से, क्योंकि घर तो आप सारा ले जाओगे, तो ले जाने से पहले हमारे लिए रिटेन करो और गवर्नमेंट को जमा करवाओ। एंड दैट इज नोन एज इनकम टैक्स, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। गवर्नमेंट कहती है भाई आपको अपनी चिंता नहीं करनी है, खाली आपको देश की चिंता भी करनी है। खाली अपनी एजुकेशन, अपनी सिक्योरिटी, अपनी हेल्थ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना खाना पीना नहीं, आपको देश का भी सोचना है। हम कहां तक सबका सोचेंगे, और हमारे पास पैसा कहां से आया? कोई बिजनेस तो नहीं करती सरकार, तो सरकार तो पैसा आपसे ही लेगी। तो इनकम टैक्स क्या है? एक टैक्स है, ये कमाई तो है 20 लाख रुपए, आपकी जो इनकम है उस पर लगाया जाता है, और घर ले जाने से पहले जो आपको मुनाफा हुआ है उस पर देना पड़ता है। तो अगर मान लो 20 लाख पे, मान लो, मतलब 20 लाख पे तो ऑब्वियसली मान लो 5 लाख का टैक्स बन गया, एज्यूम कर लो, अभी तो आगे सीखेंगे, 5 लाख का टैक्स बन गया, तो 5 लाख रुपए आपको टैक्स सरकार को देने पड़ेंगे। फिर 15 लाख आपके पास बचेंगे, उसमें से अपनी भाग्यवान कदरदान को 10 लाख दीजिएगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट पूरा कर रहा 20 लाख ले, 100% टैक्स नहीं होता, टैक्स 30% लग जाएगा। तो जो आपने कमाया है उसका कुछ हिस्सा सरकार को देना है। अब क्या होता है? अच्छा, ये इनकम टैक्स जो है ना, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, इनकम टैक्स। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्यों हुआ? अच्छा, इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा? इंपैक्ट सर रामलाल के ऊपर। और जेब किसकी खाली हुई? रामलाल के ऊपर। तो जिसकी करनी है उसकी भरनी है। क्या रामलाल इस इनकम टैक्स को कस्टमर से, क्लाइंट से रिकवर कर सकता है? नहीं जी, नहीं कर सकता। तो ये हो गया जी हमारा डायरेक्ट टैक्स।
इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज लेवीड ऑन पर्सन अर्निंग इनकम। लिखिए, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स levied on person earning income on person earning income। ये लगाया किसने लगाता कौन है? लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हां जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का आइटम है, यूनियन लिस्ट का आइटम है इनकम टैक्स। तो ये केंद्र सरकार लगाती है जी इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स कौन सी एक्ट के अंतर्गत लगेगा? कोई ना कोई लॉ के अंतर्गत लगेगा, और जो हमारी एक्ट है वो है जी इनकम टैक्स एक्ट 1961, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया जो लागू हो गई थी हमारे देश में 1/4/1962 से। हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट लागू हो गई थी 1/4/1962 से। लिखिएगा जी, द इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो केंद्र सरकार लगाती है, यूनियन लिस्ट के माध्यम से लगाती है क्योंकि वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, और 1/4/62 से लग रही है। उससे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, इनकम टैक्स एक्ट 1918 था, वो सब पुराने एक्ट्स की बात है। अच्छा जी, और क्यों लगाया जाता है इनकम टैक्स? क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए गरीब बच्चों का और देश का एजुकेशन। अच्छा, गरीब बच्चों की बात ना भी करें, हमारे देश के नेबर्स देखो ना जरा, 24 घंटे में तंग करते हैं। तो अगर सिक्योरिटी नहीं हुई हमारे देश में तो हम कैसे जिएंगे? अपने घर की सुरक्षा की तो आपको चिंता है, देश की सुरक्षा का क्या होगा? ऐसे ही अपने घर में तो आप अपनी दवा दारू कर लोगे, लेकिन एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शन फैला हुआ है उसका तो सरकार देखेगी ना, आप तो नहीं देख पाओगे। अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख लोगे, लेकिन सड़क के गड्ढे तो आप नहीं कर पाओगे ना ठीक, कितना भरोगे सीमेंट ला ला के? समझ गए? आइए बात। अच्छा, अब जब पता लगा रामलाल को भाई इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, ये 30 लाख के जो खर्चे हैं ना इनको बढ़ा दिए और इसको कर दिए 50 लाख। और क्या है, लो जी मैंने तो इनकम ही नहीं कमाई, और जब कमाई नहीं मैं तो घर में बीबी को ना दे पा रहा हूं, तुम्हें तो क्या दूंगा? तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। यस, इनकम टैक्स आपके प्रॉफिट पे लगता है। तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं है, इनकम नहीं है, कमाई नहीं है, तो टैक्स नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स इसलिए सबसे ज्यादा देश में चोरी किया जाता है क्योंकि एक तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, आप पे लगाया गया, आप ही को देना है, आप गायब कर जाओगे। दूसरी बात, वो आपकी कमाई पे लगता है, कमाई में से कमाई निकालने के लिए जो आपको पैसा मिला है उसमें से खर्चे अलाउड है। वो या तो आप इस 50 लाख को कम कर दोगे, डिफ्लेट कर दोगे, या आप एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर दोगे। मैनिपुलेशन बहुत है, इसलिए सरकार ने कहा बेटा रामलाल तू सही कह रहा है, अब जो तेरी टर्नओवर है ना इस पर भी हम टैक्स लगाएंगे। तेरी कमाई ना हो, टर्नओवर तो दिखाओगे, क्योंकि जब आप बैठे हो तो आपको टर्नओवर में कितना छुपाओगे, तो गवर्नमेंट कहता है टर्नओवर पे भी टैक्स लगेगा। रामलाल कहता है दुहाई हो सरकार, दुहाई हो, लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी इनकम पे भी टैक्स। गवर्नमेंट कहते हैं ऐसा कर, इनकम का टैक्स तो तू खुद अपनी जेब से देता है, ये जो तेरी टर्नओवर पे टैक्स लगाया है ना, ये जो हमने तेरी टर्नओवर पे टैक्स लगाया है, ये टैक्स ऐसा कर अपने बिल में लिख दियो। बिल में जब तो जूते या जूतियां बेचता है ना, बिल में लिख दियो, और ये कस्टमर से ले लियो। अगर जूता बेचा 1000 रुपए का और 12% टैक्स है, तो तू भाई 1120 रुपए ले लियो। अगर टैक्स 5% लगाया, 1000 रुपए का जूता बेचा, तो गवर्नमेंट कहती है 1050 ले लियो। और इस टैक्स को बोलते हैं जी जीएसटी। इस टैक्स को बोलते हैं जीएसटी। हां जी, ये आपकी टर्नओवर पे, सेल्स पर, प्राप्ति पे लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है खर्चे दिखा के बंदा अपना नेट प्रॉफिट, खर्चे दिखा के बंदा अपना नेट प्रॉफिट कर लेगा जीरो। तो गवर्नमेंट कहती है यहां पर टैक्स इवेजन बहुत होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई सुनो, टर्नओवर पे टैक्स लगाएंगे। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हां जी, ये होता है जीएसटी। जो आपका जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इनडायरेक्टली देना है, डायरेक्टली नहीं देना है आपको कस्टमर से, क्लाइंट से लेकर देना है, आपको पिंच नहीं होता।
तो अब चोरी भी नहीं करोगे, तुम्हारी जेब कोई खाली हो रही है। पड़ोसी लूटता है, लूटने दो, हमें अपनी लूट से बचाना है ना। तो गवर्नमेंट को पता था, तो जीएसटी में, अच्छा जीएसटी का लेवी किसके ऊपर है? रामलाल के ऊपर, है ना भाई। और इसको बियर कौन करेगा, बॉर्न कौन करेगा, मतलब भार किसके ऊपर होगा, इंसिडेंस किसके ऊपर होगा? कस्टमर के ऊपर। तो तुम लगा लोगे, इसमें टैक्स एवेजन कम होती है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स, जब तो डायरेक्ट टैक्स हमारे देश में 5% की आबादी देती है, खाली 130 करोड़ में 5 या 6% देते हैं बस। ये तो थोड़ा डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों ने देना स्टार्ट किया, अदरवाइज तो हमारे देश में इनकम टैक्स देने की तो कल्चर ही ना है। अरे कमाई ना है, किसी भी आप बात करो बंदे से, मंदी चल रही जी, मंदी चल रही, कमाई ना है, कमाई ना है। साल की टर्नओवर होगी 100 करोड़ की, कमाई ना आती जी, खर्चे बहुत हैं, चक्कर ही है। तो जो इनकम टैक्स है वो आपकी कमाई पे लगता है, डायरेक्ट होता है क्योंकि आप पे लगाएगा, आप ही को देना और कमाई पे देना है, मैनिपुलेशंस है। इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ी कम मैनिपुलेशन, देखो करने वाले तो कुछ भी करती हैं, बड़े से बड़ा ताला भी चोर तोड़ देगा, लेकिन सरकार तो काम करेगी ना। तो जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और कहीं ना कहीं यही हमारे दो मेन प्रमुख टॉपिक भी हैं सिलेबस के, ठीक है ना जी। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी कमाई पर कहीं ना कहीं आप पे लगाया जाता है, प्रॉफिट पे देना होता है। टर्नओवर पे जो टैक्स है, जो इनडायरेक्टली देना है, कस्टमर से लेकर देना है, वो आपको जीएसटी के नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट, तीसरी बात, देखो ये अहम बातें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्लैरिटी नहीं आती। तीसरी बात, वाई आर टैक्सेस लेवीड? वाई आर टैक्सेस लेवीड? अब आपको समझ आ जाएगी सरकार टैक्सेस क्यों लगाती है। देखो जी, रीजन में ना, पहला रीजन तो मैंने बता दिया, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कमाई है जी, जब भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, सिक्योरिटी, मेडिकल, ये सब चीजें कर पाएगी, खाना पीना, एजुकेशन। तो गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट तो भाई बैंकरप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा रीजन है टैक्स का, रीप्राइसिंग। रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये रीजन इनडायरेक्ट टैक्स के लिए होता है, या ये कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा करते हैं गवर्नमेंट का काम। रीप्राइसिंग यानी कि जीएसटी से गवर्नमेंट रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तंबाकू है, नशीले पदार्थ है, या अल्कोहल है, इनका सेवन गवर्नमेंट कम करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको महंगा कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है उनके ऊपर, और टैक्स बढ़ जाता है तो महंगे हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं तो इनकी कंजप्शन कम हो जाती है। गवर्नमेंट को ब्रेड है, आटा है, इन पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है तो सस्ते रहते हैं। तो रीप्राइसिंग, गुड्स के दाम को घटाने बढ़ाने, टैक्स लगाने के पीछे वो भी रीजन है कि गवर्नमेंट टैक्स के माध्यम से देश में सप्लाई डिमांड, यस, देश के अंदर सप्लाई डिमांड की चेन को बचाती है। तो जहां लगता है सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है ना, और डिमांड नहीं है, तो टैक्स कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी। जहां सप्लाई कम है, डिमांड बहुत है, टैक्स बढ़ा दो, उससे क्या होगा, जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, सप्लाई भी तो कम है। तो गुड्स के दामों को या सर्विसेज के दामों को, जैसे मूवी टिकट है, कोई देशभक्ति की मूवी आई, लोग, गवर्नमेंट चाहती है सब देखें, तो उसका टैक्स हटा देती है, मूवी की टिकट वो टैक्स फ्री हो जाती है, 250 रुपए की टिकट 150 रह जाती है, लोगों में भावना जागती, दिखाते हैं जाके। तीसरा रीजन टैक्स लगाने का, हाँ जी, तीसरा रीजन टैक्स लगाने का, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ, अमीर आदमी करोड़ों कमा रहा है, गरीब आदमी हजारों में कमा रहा है। तो अगर मान लो कोई 10 करोड़ कमा रहा है, उससे गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया 5 करोड़, बंदे के पास रह गए 5 करोड़। एक बंदा 10 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, उससे गवर्नमेंट ने खाली 1 लाख लिया मान लो, तो उसके 9 लाख रह गए। देखो, इससे 50% लिया, 10 करोड़ का 5, इससे 10% लिया, मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। तो दोनों में जो इक्वालिटी आ गई ना थोड़ी थोड़ी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को हम कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ इनकम, क्योंकि अमीर और गरीब का डिफरेंस भी कम करती है टैक्स के रूप से। एक बच्चे के
90 आते हैं, एक बच्चे के 40 आते हैं, ऐसा कर 90 वाले के घटा के 70 कर दे, इसके 10 बढ़ा दे, तो एक 70 हो गया, एक 50, तो दोनों इक्वल से लगते हैं, फर्क ही है। तो गरीब से कम मार, अमीर को ज्यादा मार, तो गरीब, अमीर का पैसा गरीब तक पहुंचता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। जैसे वो रॉबिन हुड नहीं था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को बचाता था। और चौथा रीजन है जी रिप्रेजेंटेशन। चौथा रीजन है टैक्स लगाने का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है से इन द गवर्नमेंट, से इन द गवर्नमेंट, सरकार में आपकी हिस्सेदारी टैक्स के माध्यम से आपको मिलती है। अगर आप टैक्स नहीं देते हो, मान लो क्लासेस हैं फ्री में मिल जाए आपको और उसमें 10 लेक्चर ना हो, तुम्हारे 10 लेक्चर नहीं है, मैंने कहा चल साइड में हो। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा भाई फ्री में नहीं है क्लासेस, जितना दे दिया उतना ले ले, मुफ्त की है, इसमें क्या ये इंकी पिंकी पोंकी कर रहे हो। लेकिन अगर आपने पैसे दिए हैं, हक से बोलोगे क्लासेस दो। तो ऐसे आप पैसा देते हो ना सरकार को टैक्स के रूप में, तो डिमांड कर सकते हो, वेयर इज द मनी बीइंग यूज्ड, आई एम अ टैक्स पेयर। अगर गवर्नमेंट को देते नहीं, जहां ऑटोक्रेसी है, जहां गवर्नमेंट अपने आप ही काम करेगा, आपकी सुनेगी भी नहीं, सुनती भी इसलिए है ना हमारी। तो ये 4 रीजन है भाई टैक्स लगाने के। पहला रेवेन्यू, दूसरा रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन। इनको 4 आर्स ऑफ टैक्सेशन भी कहा जाता है। हाँ, प्राइमरी रीजन रेवेन्यू है, प्राइमरी रीजन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, लेकिन सेकेंडरी रीजन रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन भी है। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स की बात करें, पहले इनकम टैक्स की बात करें। पढ़ने के लिए आपको इनकम टैक्स के लिए क्या चाहिए होगा? इनकम टैक्स के लिए सब, उसके बाद पहले तो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए लॉ चाहिए होगा। लॉ के पीछे क्या होगा? सबसे पहली चीज इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़नी पड़ेगी आपको। इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बताती है कि भाई इनकम टैक्स किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है। तो और ये कब से एप्लीकेबल हो गई है? 1/4/1962। तो जो मदर एक्ट है इनकम टैक्स की, जो ग्रंथ है, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ है इनकम टैक्स का, वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, क्या इस इनकम टैक्स एक्ट 61 में, जो 62 से आई हुई है, लागू हो गई है, कोई इसमें चेंजेस भी आती हैं, या हम उसको 50 साल 60 साल पुरानी एक्ट ही पढ़े जा रहे हैं? गवर्नमेंट कहती है जी ये जो इनकम टैक्स एक्ट 61 है ना, सुनिएगा, जो इनकम टैक्स एक्ट 61 है ना, इसमें हर साल चेंजेस भी आती हैं, हर साल अमेंडमेंट्स भी आती है। तो चेंजेस को आप कह सकते हैं अमेंडमेंट्स। और इस अमेंडमेंट्स का प्रोसेस क्या है? देखो जी, अमेंडमेंट्स मोटा मोटा 2 तरीके से आती हैं। एक होती है एनुअल अमेंडमेंट्स, एक होती है जी एनुअल अमेंडमेंट, और एक होती है जी अदर अमेंडमेंट्स। इनकम टैक्स के अंदर जो लॉ हम पढ़ रहे हैं हर साल अपडेट होता है। अरे एंटीवायरस नहीं अपडेट होता क्या हर 10वें दिन, है ना? विंडोज सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, तो ऐसे एक्ट भी अपडेट होती है। विंडोज 10 के बाद नया वर्जन विंडोज 11 आ जाएगा, तो अभी नया वर्जन 62 का नहीं आया। वैसे गवर्नमेंट का प्लानिंग है, जैसे जीएसटी आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, उससे पहले एक्साइज कस्टम होते थे, वो वर्जन बदल गया। अभी तो जैसे वो आपका ना, नहीं, ये एंड्रॉयड के फोन्स में होता है लॉलीपॉप और वो सब वर्जन होते हैं। एक तो रेगुलर अमेंडमेंट्स होती है, एक वर्जन ही बदल जाए। जो एनुअल अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में आती है ना, वो होती हैं हर साल बजट के अंदर। बजट में होता है फिनेंस बिल। फिनेंस बिल में कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए चेंजेस होती है। तो जो अमेंडमेंट्स आती हैं, एनुअल अमेंडमेंट्स, वो बजट में आती हैं हर साल। बजट में होता है फिनेंस बिल और अगर फिनेंस बिल हम बात करें 2019, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर 19-20 की चेंजेस होंगी। अगर हम फाइनेंस बिल 2020 की बात करें, इसमें 20-21 फाइनेंशियल ईयर की चेंजेस होंगी।
और कब आता है बजट? फरवरी में। तो फरवरी 2019 में फिनेंस बिल 2019 आया होगा, फरवरी 2019 में फिनेंस बिल 2019 आया होगा, वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। फरवरी 2020 में बजट आया, वो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। तो बजट साल शुरू होने से पहले, वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले आ जाता है। तो फाइनेंस बिल 19 में फाइनेंशियल ईयर 1920 की चेंजेस, और फाइनेंस बिल 2020 में 2021 की चेंजेस। फिर ये लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, और ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। और जब ये फाइनेंस एक्ट आ जाता है, इसकी चेंजेस एप्लीकेबल हो जाती हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, फाइनेंस एक्ट 2019 की चेंजेस कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होंगी? फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंस एक्ट 2020 की चेंजेस एप्लीकेबल होंगी फाइनेंशियल ईयर 2021। वो देख लीजिएगा आपका सिलेबस में कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना भाई? तो ये तो एनुअल अमेंडमेंट्स। अदर अमेंडमेंट्स होती हैं जी आपकी, अमेंडमेंट एक्ट आती हैं जी। देखो जी, ये तो बजट में आता है, बजट तो साल में एक बार आता है। सेंटा क्लॉज तो साल में एक बार आता है ना, बीच में गिफ्ट लेने का मन करे तो क्या करे। तो ये अदर अमेंडमेंट जो होती हैं, ये अमेंडमेंट बिल सरकार लाती है, जैसे वो फाइनेंस बिल होता है। अमेंडमेंट बिल को वही लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद अमेंडमेंट एक्ट बन जाती है। और वो अमेंडमेंट एक्ट फिर एप्लीकेबल हो जाती है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आई है उसी में एप्लीकेबल हो जाती है। तो बेसिकली मेजॉरिटी चेंजेस, हां जी, मेजॉरिटी चेंजेस साल में आ जाती हैं बजट के माध्यम से, लेकिन बीच बीच में कुछ चेंजेस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से भी सरकार लेके आती है और लागू कर देती है। एक बात और याद रखना, दोनों में ही, चाहे अमेंडमेंट एक्ट हो या फाइनेंस एक्ट हो, पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। यहां पर भी देखिएगा लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट। लेकिन एक अमेंडमेंट का तरीका होता है जी, सुनिएगा, ये मैं दूसरा अमेंडमेंट का तरीका बता रहा हूं। अदर अमेंडमेंट्स में एक तो अमेंडमेंट बिल, इसको बनाइएगा केस 1, अमेंडमेंट बिल अदर अमेंडमेंट्स में, और इसको बनाइएगा केस 2 अदर अमेंडमेंट्स में। ये होता है जी ऑर्डिनेंस बिल। अरे भाई सुनो, इमरजेंसी आ गई है देश के अंदर। इमरजेंसी मींस पार्लियामेंट अभी बंद है। पार्लियामेंट आपको पता है ना, लोकसभा, राज्यसभा सेशंस में काम करती है, विंटर सेशन, समर सेशन। या गवर्नमेंट को लगता है पार्लियामेंट में हार जाएगा बिल हमारा, गवर्नमेंट को लगता है पार्लियामेंट में बिल हार जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी बदलाव ला सकती है। अच्छा, ऑर्डिनेंस में सीधा प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं, साइन करवा लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा की जरूरत नहीं है, और वो बन जाता है ऑर्डिनेंस एक्ट। बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा, राज्यसभा से अप्रूवल लेनी पड़ती है, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस वो हो जाता है, क्या कहते हैं, लैप्स। ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है बच्चों? लैप्स हो जाता है। एक सेकेंड, तो अप्रूवल लेनी पड़ती है। एक सेकेंड जी, हां जी, अप्रूवल लेनी पड़ती है, नहीं तो वो लैप्स हो जाता है। तो मैं आपको 3 तरीके बता रहा हूं जी एक्ट में बदलाव के। एक तो रेगुलर अमेंडमेंट्स हर साल बजट में आती है, फाइनेंस एक्ट 19 में 1920 की, फाइनेंस एक्ट 20 में 2021 की। दूसरी बात, अदर अमेंडमेंट्स में एक तो अमेंडमेंट बिल होता है जो बीच बीच में सरकार को लग रहा है इमरजेंसी नहीं है, ले आते हैं। और एक इमरजेंसी की बात आती है, जैसे एक तो डॉक्टर, आपका डेंटिस्ट हर 6 महीने में विजिट करता है आपको, वो हो गया आपका फाइनेंस बिल, बजट। बीच बीच में हर दूसरे तीसरे महीने आप डेंटिस्ट के चक्कर लगा ही लेते हो, ऑर्डिनरी दर्द हो जाता है कभी कभार। लेकिन अगर रातों रात कोई दर्द आ गया, वो हो गया ऑर्डिनेंस। तो 3 टाइप के डॉक्टर की विजिट हो गई। एक तो डॉक्टर नॉर्मली आता है ये हर साल आपको मिलने 6 महीने में, स्कूल में नहीं होता मेडिकल चेकअप, स्कूल का मेडिकल चेकअप, वो होता है जी बजट, हर साल
चेकअप होता ही है। फिर बीच बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, आपने आज निकल कर लेंगे, तो आप बोल देते डॉक्टर को मैं आऊंगा 10-15 दिन बाद, लेकिन अचानक ही दर्द आ गया, वो होता है ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। सुनो जी, पार्लियामेंट सेशन में ना हो, पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, या इमरजेंसी चेंजेस के लिए ऑर्डिनेंस। तो यानी कि 3 एक्ट्स हो गई इनकम टैक्स में जो चेंजेस की, फाइनेंस एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, बताऊंगा ना जब हम आगे पढ़ेंगे, अमेंडमेंट एक्ट और ऑर्डिनेंस एक्ट, और मेन एक्ट हो गई इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस फाइनेंस एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट और ऑर्डिनेंस एक्ट के माध्यम से लाई जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए एक्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स रूल्स 1962। बेटा ये रूल्स पढ़ने पड़े, बीच बीच में मैं बताऊंगा रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स हैं, बताता हूं, गाइडलाइंस हैं, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर्म्स हैं, लिस्ट्स एक्सेट्रा। मैं आपको बताऊं, आपके फादर ने कहा बेटा रात को ना घर से लेट निकलने की जरूरत नहीं है, लेट नहीं जाना। अब मोटी मोटी बात, लेकिन आपकी मदर बनाएंगी रूल्स, बेटा देख फ्रेंड के मत जाना, इधर चले जाना, वहां से मत जाना, फोन करके जाना। तो गाइडलाइंस जो होती हैं एक्ट को चलाने की, देखो जब एक्ट बनाई जाती है ना, जब एक्ट बनाई जाती है दोस्तों, तो जब हर बात दिमाग में नहीं होती लॉ मेकर्स के, जब घर खरीदते हो ना, तो घर के अंदर किस दिशा में सिर रख के सोओगे, या घर के अंदर जब जाओगे तो आप पहला इमोशन क्या होगा, वो सब चीजें बाद में सोचते हो। अच्छा चलो एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल, घर लेते हो ना भाई, फर्नीचर कैसे लगाओगे, बेड कहां रखोगे, वो तो बाद में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्ट में सेक्शंस जो होते हैं ना, उन सेक्शंस के नीचे लिख देते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड, ड्यू डेट एज प्रिस्क्राइब्ड, सेक्शन में लिख देते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब है हमने सेक्शन की मूल बात तो बता दी है, लेकिन उसकी जो बारीक बात है वो रूल्स में हो। अच्छा, रूल्स के लिए बनाने के लिए सरकार को ऑर्डर पास करके नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट, काम खत्म, सरकार ने ऑर्डर पास किया और उसको नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने अपने रजिस्टर में। उसके लिए बिल नहीं चाहिए, रूल्स के लिए आपको कोई बिल और प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रूल्स का प्रोसीजर है, फादर ने बना दिया आपको घर के लिए लाओ, लेकिन रूल्स मम्मी बनाती रहेंगी। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर, गाइडलाइंस, फॉर्म्स की इनकम टैक्स की रिटर्न किस फॉर्म में जाएगी, इनकम टैक्स किस फॉर्म में जमा करवाना है, क्या लिस्ट है, ये सारी की सारी बातें ऑर्डर होती। आपने कंपनीज एक्ट में नहीं देखा कितने सारे रूल्स हैं? तो मेन जो होता है वो एक्ट होती है, सेकेंडरी होती है रूल्स। तीसरा, इनकम टैक्स को पढ़ने में आपको चाहिए बच्चों सर्कुलर्स इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये इनकम टैक्स की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो इनकम टैक्स के सर्कुलर्स बनाती। अरे कोई सेक्शन है, सुनो सुनो, या कोई रूल है, रूल मिलेगा इनकम टैक्स रूल्स में, सेक्शन मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट में, उनमें कोई कंफ्यूजन आ रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज सब कंफ्यूज है, भाई ये सेक्शन का मतलब क्या है? तो हम सीबीडीटी को लिखते हैं, भाई क्लियर करो ना बात, और सीबीडीटी उस कंफ्यूजन को दूर करती है बाय इशूइंग अ सर्कुलर्स। तो जो सर्कुलर्स होते हैं वो उस कंफ्यूजन को, उस डाउट को दूर करते हैं। जीएसटी आया ना दोस्तों, इतने सर्कुलर आए, इतने सर्कुलर आए, बता नहीं सकते क्यों, क्योंकि नया टैक्स था, लोगों को पता था एक्स पे लगाना है वाई। तो कोई भी सेक्शन, कोई भी रूल समझ ना आए, क्लैरिटी ना हो, नया आया है, तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे काम करती है, पहला होता है फाइनेंस मिनिस्टर, उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सुनिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर।
और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स की बॉडी है CBDT और इनडायरेक्ट टैक्स की बॉडी है सिबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स की बॉडी है। तो यही डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ऐसे IDT की कंफ्यूजन सिबिक दूर करता है। चौथी चीज आपको इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए चाहिए होते हैं जी जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट केसेस जिनको हम कहते हैं, केस स्टडीज कह सकते हैं, कोर्ट केसेस कह सकते हैं। क्या होता है, आपका जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, आपने इनकम दिखाई 5 लाख और इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा ना मैं तो आपकी इनकम 50 लाख मानता हूं। कोई दुश्मनी नहीं है उसको, उसके बाद तथ्य होंगे। हो सकता है आपने कोई घर वर खरीदा होगा, दिखाई नहीं इनकम टैक्स वाले को। आपने बड़ी गाड़ी खरीदी 1 करोड़ की, दिखाई नहीं, तो गवर्नमेंट ने माना आपकी इनकम 50 लाख है। लेकिन इतनी तो ज्यादा नहीं, इतनी तो नहीं है, वो तो गिफ्ट मिली थी गाड़ी, झूठ बोल रहे हैं ITO। तो आप ITO के अगेंस्ट, यस इनकम टैक्स ऑफिसर के अगेंस्ट अपील कर सकते हो। मतलब जैसे लोअर कोर्ट नहीं होता, तो ऐसे ITO उसके ऊपर हाई कोर्ट होता था, ऐसे ITO के ऊपर होता है कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स, कमिश्नर इनकम टैक्स अपील। इसके पास आप बोलो कि देखो जी तथ्य लेके जाओ, डॉक्यूमेंट लेके जाओ, 50 लाख इनकम कर दी। कमिश्नर ने कहा शुक्रवानो 50 लाख, मैं तो 60 लाख कर रहा हूं, तथ्य ITO ने देखे नहीं। ये तो वही बात हुई, पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे, पेड़ ही गिर गया आपके ऊपर। मंदिर की घंटी बजाने गए, घंटी गिर गई आपके ऊपर। आप तो भला करने गए थे, अपना नुकसान हो गया। डोंट वरी, CIT अपील के ऊपर जाओ, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये दिल्ली के लोधी रोड पे है। ये आप CIT अपील के अगेंस्ट अपील फाइल करो। उन्होंने इनकम कर दी 70 लाख। लो जी, फंसते जा रहे हो। अगर आपके दम है केस में, आप हाई कोर्ट में जाइएगा और हाई कोर्ट ने इनकम कर दिया 80 लाख, अच्छा खासा अपील करते ना तो बेटर था, फंस जाते हैं। अब हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा 90 लाख। अब आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ गई वो फाइनल है जी, उसके ऊपर अपील नहीं कर सकते। फिर तो भगवान की कोर्ट में जा सकते हो। तो आप ITO के अगेंस्ट जाते हो कमिश्नर के पास, कमिश्नर के अगेंस्ट जाते हो इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, एपीलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, एज अ CS इनफैक्ट आप यहां तक ही जा सकते हो। CS तो वैसे यहां तक ही जा सकते हैं, CA ITAT में भी जा सकता है। CA प्रैक्टिस कर सकता है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्योर कोर्ट्स हैं, क्योंकि ITAT जो होता है ना, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन एक्चुअल कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, यहां आपको LLB की डिग्री चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि CS के साथ आप LLB की डिग्री ले लीजिएगा। दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन विद द प्रोफेशनल कोर्स। चाहे आप CMA भी कर रहे हैं तो उसके साथ ये डिग्री भी ले लीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस का अच्छा स्कोप है। अच्छा, यहां पर अच्छे प्रोफेशनल मिलना कम है यहां पर। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ITO के पास ही क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कमिश्नर के पास रिप्रेजेंट करना, ITAT में रिप्रेजेंट करना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यू नीड टू नो द लॉ। अतः वहां पर तो आपका जज जो है ना, चित्रे उड़ा देगा। आप क्या बोले, क्या तैयारी करके आए हो? तो वहां पर आपको प्योर नॉलेज से ही जीतना पड़ेगा। बड़े बड़े जो वकील बने हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल जो उनका नाम हुआ है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। क्योंकि आप लोग जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, यहां पर आपकी जो नॉलेज है ना, वो ही आपका टूल है। जितनी ज्यादा शार्पन करके रखोगे, उतनी ज्यादा ही सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, जरा एक बार रिवाइज करिएगा, आज आपने क्या किया मेरे साथ। टैक्स मैंने पहले बोला इजी और स्कोरिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा इन डेप्थ करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे रखेंगे। टैक्स होता क्या है, कंपल्सरी है, सरकार लगाती है, किसी कानून के अंतर्गत लगाती है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, डिपेंडिंग अपॉन द लिस्ट। लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और रूल्स एंड रेगुलेशन का रिटन फॉर्म इज नोन एज एक्ट। लॉ कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, बिल, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का है तो बिल, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर।
दो टैक्सेस हैं जी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जिसकी करनी उसकी बननी डायरेक्ट, जिसकी करनी किसी और की बननी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट ना जीएसटी। हाँ जी, इनकम टैक्स में चोरी संभव है क्योंकि आप टैक्स इन खर्चों को इन्फ्लेट कर सकते हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स निकाला जहां टर्नओवर पे है। टर्नओवर छुपाई नहीं जा सकती, जैसे होता है ना इश्क और मुश्क छुपाई नहीं छुपते, लेकिन करने वाले कर जाते। अच्छा जी, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, यूनियन लिस्ट के माध्यम से लगाती है, 1462 से लग रहा है। टैक्सेस क्यों लगाते हैं? 4R, रेवेन्यू, रीप्राइसिंग, रिडिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रेजेंटेशन। इनकम टैक्स में चेंजेस के 3 तरीके, एनुअल चेंजेस और अदर अमेंडमेंट्स। 3 चेंजेस मैंने ये बताई है। फाइनेंस एक्ट बजट में आता है, अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल के माध्यम से, ऑर्डिनेंस एक्ट ऑर्डिनेंस बिल के माध्यम से। फाइनेंस एक्ट तो हर साल आता ही है, फाइनेंस एक्ट 19-19-20 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंस एक्ट 20-20-21 फाइनेंशियल ईयर। ऑर्डिनेंस जब चाहिए होता है जब हमें पता पार्लियामेंट में मुंह की खानी पड़ेगी, पता है हमारी सपोर्ट है नहीं या पार्लियामेंट बंद है। पहले आप प्रेसिडेंट के पास ले जाओगे, प्रेसिडेंट के पास साइन करवा दोगे, 6 महीने तक लागू रहेगा अनटिल अनलेस कोई अप्रूवल लो। हाँ, रीप्रोमुलेट भी किया जा सकता है, दोबारा से ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है, लेकिन बार बार इमरजेंसी को यूज करना अच्छी बात नहीं है। रूल्स, प्रोसीजर, गाइडलाइंस होते हैं, इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, बीच बीच में 10-15 जगह रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा रूल्स। और जहां पर भी सेक्शन के नीचे प्रिस्क्राइब्ड वर्ड आ गया, अंदर प्रिस्क्राइब तो समझ जाना उस पर कोई ना कोई रूल बना हुआ है। मोटी मोटी बातें बड़े बड़े शहरों की बातें एक्ट में, छोटी छोटी गलियों की बातें रूल्स में। सर्कुलर इशू करे जाते हैं सीबीडीटी द्वारा टू कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा वो लॉ के पार्ट नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। और जुडिशियल डिसीजंस, अगर आपको आईटीओ की बात पसंद नहीं आई, आप कमिश्नर के पास जाइएगा, अपील्स, कमिश्नर अपील्स, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एज अ प्रोफेशनल आईटी तक ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एलएलबी की डिग्री चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसके अंदर मैंने आपको बुनियादी बातें बताई। अब आगे के बेसिक कॉन्सेप्ट 2 के अंदर हम आपको इनकम टैक्स किसको देना होता है, कैसे देना होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट की बात करने वाले हैं। इसी बात पर मैं क्लास को खत्म करता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर।